नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के सवाल देखे जो सॉल्व करके आपको बताए गए थे। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 79 पे। लव और कुश एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। वे 60% का लाभ 3-2 के अनुपात में बांटते हैं और बाकी का लाभ 2-1 में बांटते हैं। मतलब 60% आपको 3-2 में बांटना है और 40% आपको बांटना है 2-1 में। पेड़ी की तारीख 31 दिन रोज 17 की सकल तलपट और समायोजन पर से पेड़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता तथा पक्की तलपट तैयार करनी है आपको। सवाल में आपको व्यापार खाते और लाभ हानि खाते से रिलेटेड एंट्रियां दी नहीं है, मात्र आपको लाभ हानि वितरण खाता बनाना है, पूंजी खाता तैयार करना है, चालू खाता बनाना है और पक्की तलपट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे रूल्स के हिसाब से, नियम के अनुसार से सबसे पहले समायोजन है और समायोजन है तो समायोजन में सबसे पहले एंट्री आती है। तो पूंजी पर आहरण पर ब्याज गिनना है तो पूंजी आहरण पर टिक मार्क करेंगे। चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर ब्याज है तो इस पर टिक मार्क होगा। कुछ को वेतन देना है, वो जो डायरेक्ट एंट्री होती है, और उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुछ को कमीशन देना है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी समायोजन इसमें दिया गया नहीं है। अब हम एंट्री करेंगे। पहले दिया आपको लव की पूंजी, और पूंजी की बाकी हमेशा होती है जमा। तो 1,20,000 और 80,000 कुछ की है तो पूंजी खाते में लिखा जाएगा जमा तरफ 1,416 शेष आगे लाए 1,20,000 और 80,000। फिर आपको आहरण दे रखा है, पूंजी आहरण साथ में है और हम जानते हैं पूंजी की जमा बाकी होती है और आहरण की उधार बाकी होती है। अब पूंजी खाता भी हमने बनाया है, चालू खाता भी बनाया है। तो चालू खाता बनाया है तो आहरण कहाँ लिखा जाएगा, चालू खाते में। तारीख हमने डाल दी 31/17। आहरण खाते 40,000 और 12,000। अब आपको दिया है चालू खाता। चालू खाते में लव दिया गया है, लव की बाकी आपको दी है 8,000 जो है जमा बाकी। तो जमा साइड लिखेंगे, शेष आगे लाए 8,000, उसमें डैश। और कुछ की दी गई है आपको उधार बाकी, तो उधार साइड लिखेंगे हम, शेष आगे लाए, लव में डैश और उसमें आपको 12,000 दिया गया है। ठीक है। अब आपको लाभ हानि खाता दिया है। लाभ हानि खाता मतलब लाभ हानि खाते में जो शुद्ध लाभ हुआ है वो दिया गया है आपको, तो उसको लिखेंगे लाभ हानि वितरण के जमा पक्ष में। लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ आपको दिया है टोटल 80,000। फिर है आपका स्टॉक। स्टॉक है यानी तारीख दी 31/3/2017, यानी है अंतिम स्टॉक, वो हमने दर्शा लिया। अंतिम स्टॉक 72,000। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। पूर्वदत्त का मतलब होता है अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, पहले से चुकाया बीमा प्रीमियम। तो वो एक प्रकार का हमारा लेना हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, तो उसको लिखेंगे संपत्ति लेना में पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम 3,200। फिर है मकान। मकान है, कोई आपको समायोजन नहीं दे रखा है इसलिए डायरेक्ट हम बाहर लिखेंगे मकान 1,60,000। फिर दिया आपको देनदार और लेनदार। देनदार हमने 80,000 दर्शाया अंदर की तरफ, इसका रीज़न है आगे मैं जब ये डूबत ऋण अनामत आएगा तो समझाऊंगी इसको क्या रीज़न इसका अंदर लिखने का। 80,000। लेनदार आपको दिया गया है 28,000। जमा तो हमने पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाया इसको। रोकड़ और बैंक बाकी दो दी गई है, तो रोकड़ शेष की हमेशा होती है उधार बाकी, जो हम संपत्ति लेना में लिखते हैं। रोकड़ शेष 4,800 और बैंक बाकी का मतलब होता है एक प्रकार की ये बीओडी है जो जमा बाकी है, तो या बीओडी लिखो या बैंक बाकी लिखो। तो हमने यहाँ बीओडी दर्शाया इसे 20,000 से। फिर आपको दिया है देनी हुंडी। देनी हुंडी है आपकी 1,00,000। तो देनी हुंडी हमेशा किसके साथ आती है, लेनदार के साथ। सॉरी 14,000 है देनी हुंडी आपकी, तो ये हमेशा लेनदार के साथ आती है देनी हुंडी 14,000। फिर आपकी है गिरवी लोन। गिरवी लोन है और जमा बाकी है, तो इसका मतलब ये आएगी पूंजी दायित्व में गिरवी लोन। 1,00,000 आपका दायित्व है, आपने लोन ले रखी है और कुछ गिरवी दे के रखा है, इसीलिए गिरवी लोन पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। फिर है ख्याति। ख्याति भी संपत्ति लेना पक्ष में लिखा जाता है, जो है 40,000। फिर है अदद मजदूरी। अदद मजदूरी मतलब चुकाना बाकी मजदूरी, और उसकी बाकी हमेशा दायित्व पक्ष में आती है, तो वो लिखा हमने अदद मजदूरी 2800। फिर है अप्राप्त भाड़ा। अप्राप्त भाड़ा मतलब होता है मिलना बाकी भाड़ा, जिसको संपत्ति लेना में लिखना रहता है। संपत्ति लेना मतलब अप्राप्त भाड़ा एक प्रकार से हमारा लेना हुआ, तो उसको लिखेंगे अप्राप्त भाड़ा 1,600। पेशगी प्राप्त कमीशन मतलब पहले से प्राप्त कमीशन है, एक प्रकार की हमारी पूंजी गिनी जाएगी और उसकी हमेशा जमा बाकी होती है, जो है 800 रुपये।
अब आपको दिया गया है डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत यहाँ दे रखा है, और हम जानते हैं कि डूबत ऋण अनामत हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में फॉर्मेट तैयार करके लिखते हैं। लेकिन हमें इस सवाल में लाभ हानि खाता बनाना नहीं है, इसीलिए डूबत ऋण अनामत लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देनदार में से डूबत ऋण अनामत माइनस कर देना पड़ेगा। इसीलिए इसकी एंट्री यहाँ पर की गई है। फिर है आपका पेटेंट्स। पेटेंट्स है 12,000, जो हम संपत्ति लेना में दर्शाएंगे पेटेंट्स 12,000, और फर्नीचर दे रखा है 24,000, तो फर्नीचर 24,000 की एंट्री हम ना संपत्ति लेना पक्ष में करेंगे। यानी कुल मिला के आपकी एंट्री यहाँ पर होती है पूरी। अब आपको देखना है समायोजन। समायोजन है पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है आपको, और ब्याज गिनना है। चालू खाता आपने तैयार किया है, इसीलिए चालू खाते में ही ब्याज की गिनती करेंगे। सबसे पहले पूंजी खाते पे ब्याज गिना जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज। पूंजी कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 का 6%, तो ये हो जाएगा 7200। और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है, तो आहरण का 10% पूंजी पर लाभ का गिन लिया हमने। अब उसका है 80,000। 80,000 का 6% होगा 4800। ये हो गया पूंजी पर ब्याज। एक एंट्री यहाँ पर दी, तो दूसरी आपको लाभ हानि वितरण खाते में देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज, लव का 7200 और कुश का 4800। टोटल करेंगे, इसका बाहर निकालेंगे, 12,000 टोटल आया। ये हो गया पूंजी पर ब्याज कंप्लीट। अब आपको दिया है आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। आहरण आपको उधार की तरफ है, तो ब्याज भी इधर ही लिखा जाएगा। आहरण पर ब्याज 40,000 का 10% होगा 4,000, और 12,000 का 10% होगा 1,200। अब इसको उधार तरफ लिखा है, तो लाभ हानि वितरण में इसको जमा तरफ लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा आहरण पर ब्याज, एल का 4,000 और कुश का 1,200। टोटल निकालेंगे बाहर 5,200। ये हो गई समायोजन की 2 एंट्री पूरी कंप्लीट, और पहला समायोजन भी आपका हो गया पूरा। अब आता है चालू खाते की प्रारंभ की बाकी पर 10% की दर से ब्याज का प्रावधान कीजिए। चालू खाते की बाकी पर करना है, तो सबसे पहले जमा पक्ष में देखेंगे। चालू खाते की बाकी सिर्फ एल की दे रखी है, यानी लव की दे रखी है, तो चालू खाते का ब्याज लिखेंगे। एल का है 8,000, तो इसका 10% हो जाएगा 800, और तुरंत इसकी दूसरी एंट्री हम इधर जमा तरफ है, तो लाभ हानि वितरण में उधार तरफ लिखा जाएगा एल के चालू खाते का ब्याज 800 रुपये। अब इसी तरह कुश की उधार बाकी दे रखी है, तो कुश के चालू खाते का ब्याज गिना जाएगा। 12,000 दे रखा है उसकी बाकी, तो उसका 10% हो जाएगा 1,200 रुपये। अब ये उधार में है, तो हम जमा में लिखेंगे यहाँ पर के चालू खाते का ब्याज। ये हो गया आपका 1,200 रुपये। चालू खाते की ब्याज कंप्लीट हुआ, नहीं आपका सेकंड नंबर का समायोजन होता है कंप्लीट। अब आपको दिया गया है कुश को मासिक 1,800 की दर से वेतन देना बाकी है। कुश को हमें वेतन देना है, तो वेतन यहाँ लिखा जाएगा वेतन, और मासिक 1,800 यानी 1 महीने का 1,800, तो 12 महीने का 1,800 गुणे 12 करेंगे, तो इसका कीमत आएगी 21,600। और किसको देना है हमें, कुश को, तो कुश के कॉलम में लिखा जाएगा 21,600। और इसकी दूसरी एंट्री देंगे आप, यहाँ जमा है तो यहाँ उधार करेंगे के का वेतन, ये होगा 1,800 गुणे 12, 21,600। वेतन हो गया कंप्लीट आपका। अब आपको लास्ट क्या पूछा है कि उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुश को 10% की दर से कमीशन देना है। मतलब जो भी अब ये कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर जो लाभ आएगा उसका 10% आपको कमीशन कुश को देना है। तो अब सबसे पहले हम ये एंट्री तो हमारी कंप्लीट हुई, इस एंट्री को, इस समायोजन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रियों में देख लेते हैं कि कहीं गर्भित समायोजन तो नहीं छुपा हुआ है। तो गर्भित समायोजन यहाँ पर है नहीं,
इसका मतलब है कि अब हमें टोटल करना है और इस समायोजन की गणना करनी है, समायोजन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोनों का टोटल देखने पर सबसे ज़्यादा जमा तरफ का टोटल हमें दिखाई दे रहा है, तो 80,000, 5200 और 1200, ये हो जाएगा 86,400। 86,400 में से 21,600, 800 और 12,000 करेंगे माइनस, तो के का कमीशन निकलेगा, यानी 86,400 में से इसका टोटल, ये सब का टोटल माइनस करने पर ये बताएगी हमारी टोटल 52,000, ये डिफरेंस आता है 52,000। अब 52,000 का हमें क्या करना है, 10% कमीशन देना है, तो 52,000 का 10% हो जाएगा 5200। कमीशन दिया यहाँ पर उधार, तो यहाँ लिखेंगे जमा में 31,317 के का कमीशन, ये हो गया 5200। अब इसका टोटल 86,400, इसमें से सारी कीमत घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा हमारा 46,800। अब ये कहलाएगा हमारा वितरण पात्र लाभ, और इसको हमें बांटना है एल और के में। किस तरह बांटना है आपको दे रखा है, 60% 3/2 में और 40% 2/1 में, यानी हम यहाँ पर वर्किंग में दर्शा लेंगे इसको। ये आपका 46,800 लाभ आया, इसको 2 भाग में हमें बांटना है, 60% और 40%। 60% को हमें देना है 3/2 में और 40% को हमें देना है 2/1 में, यानी इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 60% और 40% का। 46,800 का आपका 60% निकालेंगे और 46,800 का निकालेंगे 40%, तो 46,800 का 60% आएगा आपका 28,080 और 40% आएगा आपका 18,720। अब इन सबको हमें अलग अलग अनुपात में बांटना है, ये एल और के और यहाँ पर एल और के। तो 60% यानी 28,080 को 3/2 में बांटेंगे तो कीमत आएगी 16,848 और कुछ को मिलेगा 11,232। और यहाँ पर 40% 18,720 को 2/1 में बांटेंगे तो कीमत आएगी आपकी 12,480 और कुछ की आएगी 6,240। अब इसको कर देना है प्लस 60% और 40%, तो एल का टोटल हो जाएगा आपका 29,328 और कुछ का हो जाएगा टोटल 17,472। अब ये कीमत को हमें वितरण पात्र लाभ में यहाँ पर लिख लेना है, 29,328 और 17,472, इसका टोटल होगा 46,800। एक बार रीचेकिंग करना है तो हम कर लेंगे, तो कीमत हमें मिल जाएगी। अब इसको वितरण पात्र लाभ है तो उसकी एंट्री साझेदार के चालू खाते में जमा पक्ष में करेंगे 31,317। वितरण पात्र लाभ एल में आएगा 29,328 और कुछ में आएगा 17,472। ये हो गया वितरण पात्र लाभ की एंट्री यहाँ पर, यानी हमारा लाभ हानि वितरण खाता कंप्लीट हुआ। अब हम कंप्लीट करेंगे पूंजी खाता, और पूंजी खाता में मैंने पहले भी बताया था आपको कोई भी एंट्री नहीं है, तो वही की वही चीज़ आपकी टोटल में लिखी जाएगी और शेष आगे ले गए भी वही का वही आएगा। यदि आपको खाता नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बना लें तो सही रहेगा आपके लिए। 31,317 शेष आगे ले गए 1,20,000, क्योंकि सवाल में कितनी बार ऐसा होता है कि अतिरिक्त पूंजी दे रखी हो तो आपको यहाँ दर्शानी पड़ती है, तो इसीलिए हम पूंजी खाता दिया हो चालू खाता तो भी हम बना ही लेंगे इसको। और इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ देते हैं, पक्के तलपट में, यहाँ लिखा जाएगा पूंजी एल और के की 1,20 और 80, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। अब क्या करना है, ये कंप्लीट हुआ। अब साझेदार का चालू खाता बंद करना है हमें, और बंद करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि किस तरफ का टोटल यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एल में देखेंगे, तो एल में सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको 8,7200, 800 और 29,328 दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा टोटल है आपका जमा पक्ष का,
तो ये हो जाएगा 45,328। और इसमें से ये 2 एंट्री हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 31,317, शेष आगे ले गए, डिफरेंस में माइनस करेंगे तो आएगा 1,328। इसी तरह कुछ का खाता बंद करेंगे तो ये आएगा 49,072, और उसमें से ये सारी एंट्री माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 22,672। इसको दर्शाएंगे हम जमा बाकी है तो पक्के तलपट में जमा पक्ष मैंने पूंजी दायित्व में लिखेंगे चालू खाता एल का 1,328 और कुछ का 22,672, और टोटल कर देंगे इसका तो आपका टोटल आएगा इसका बाहर 24,000 टोटल। अब सारी एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लाभ हानि वितरण खाता बंद हो गया, पूंजी खाता हमने बंद कर दिया, चालू खाता बंद कर दिया। अब हमें बंद करना है पक्की तलपट, और पक्की तलपट बंद करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। तो ये हमारा टोटल बनेगा आपका 3,89,600, इसका भी वही 3,89,600। यानी ये आपका सवाल होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप लोग पेज नंबर 80 पर। सलीम और सबाना की साझेदारी पेढ़ी की सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार है कीजिए। आपको एंट्रियां दे रखी हैं और उसके बाद समायोजन दे रखा है। तो सबसे पहले हम समायोजन से रिलेटेड जो भी एंट्रियां हैं उस पर टिक मार्क करेंगे। तो पहला आपको दिया है 4,000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गए परंतु उसका लेखा बही में किया गया नहीं है। मतलब आपने 4,000 का माल ले गए हैं तो एक प्रकार से ये आहरण हुआ है, निजी उपयोग के लिए ले गए हैं तो उसको हम चालू खाते में दर्शाएंगे। और आहरण से गया माल में व्यापार खाते में इसकी दूसरी एंट्री इसकी व्यापार खाते के उधार तरफ खरीदी में से हम इसको माइनस करेंगे। उसके बाद दिया है आपको हिसाबी वर्ष के अंत में 8,000 की कीमत का माल खरीदा था परंतु बही में लिखना रह गया है। मतलब ये माल लिखना रह गया। यदि हमें सवाल में खरीदी दी होगी तो हम खरीदी में इसको प्लस करेंगे, यदि नहीं दी है तो हम इसकी डायरेक्ट एंट्री वहाँ पर करेंगे। फिर दिया है पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम, तो हमने बीमा प्रीमियम पे टिक मार्क किया यहाँ पर। फिर आपको दिया है देनदारों में से 800 का लेना वसूल नहीं होगा। लेना अब वसूल नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया इतने पैसे हमारे डूब गए, तो ये है हमारा डूबत ऋण। तो हमने देनदार पे यहाँ पे टिक मार्क किया। और फिर देनदार पे 5% डूबत ऋण अनामत रखना है, यानी दूसरी एंट्री यहीं पर देनदार में करनी है, वहाँ पर भी टिक मार्क किया हमने। फिर दिया आपको देनदारों पर बट्टा अनामत की अब जरूरत नहीं है, मतलब बट्टा अनामत हमें यहाँ पर दे रखा है, इसकी हम डायरेक्ट एंट्री लाभ हानि खाते में करेंगे। फिर दिया है प्लांट यंत्र पर 20% की दर से तथा फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाएगी। प्लांट यंत्र पर टिक मार्क किया, फर्नीचर पर हमने टिक मार्क किया। और उसके बाद हम गर्भित समायोजन जो होगा वो देख लेंगे और उसकी एंट्री यदि करना है तो हम कर लेंगे। तो अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूंजी खाता, तो पूंजी खाता भी दिया है और चालू खाता भी दिया है। तो हमने व्यापार खाता बनाया है, सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का चालू खाता और पक्की तलपट। तो सबसे पहले आपको पूंजी खाता दे रखा है तो पूंजी खाते की एंट्री हम करेंगे। पूंजी खाता शेष आगे लाए 1,60,000 1,20,000 जो आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर है चालू खाता, चालू खाते की सबाना की बाकी ये उधार, तो हमने उधार तरफ लिखा, शेष आगे लाए। सबाना में लिखना है आपको 10,000, सलीम में करेंगे डैश। फिर है सलीम की जमा बाकी, तो शेष आगे लाए, सलीम में 40,000 और सबाना में डैश। फिर है माल का स्टॉक, ये तारीख है अंतिम तारीख 31/3/17 है, तो ये अंतिम स्टॉक हो गया जिसकी एंट्री हम पक्की तलपट में दर्शाएंगे। अंतिम स्टॉक 54,600। फिर है रोकड़ शेष, रोकड़ शेष हमने यहाँ पर दर्शा ली 560। बैंक में चालू खाता जो यहाँ पे ही आएगा, एक प्रकार की संपत्ति है 14,000। फिर है SBI की फिक्स डिपॉजिट जो भी एक प्रकार की संपत्ति हमारी 80,000 यहाँ पे दर्शाएंगे संपत्ति लेना में।
फिर देनदार है, देनदार की हमेशा उधार बाकी होती है, तो वो है 36,800 और 2 टिक मार्क है, 2 समायोजन है, तो 4 से 5 लाइन छोड़ देंगे और डैश कर देंगे। फिर है लेनदार, लेनदार यानी 24,000, कोई समायोजन नहीं है इसलिए सीधे बाहर। वेतन आपको दिया है 37,000, तो वो हम दर्शाएंगे लाभ हानि खाते में वेतन 37,000। उसके बाद आपको दिया है जमीन मकान, जमीन मकान 1,20,000। तो जमीन मकान हमने डायरेक्ट दर्शाया क्योंकि कोई समायोजन नहीं दिया है, जमीन मकान 1,20,000। फिर दिया है आपको प्लांट यंत्र, प्लांट यंत्र पे टिक मार्क है 40,000 है और समायोजन है तो हमने एक लिटी यहाँ पर छोड़ दी है। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर आपको दिया गया है 10,000 और टिक समायोजन है तो टिक मार्क किया इसलिए एक लिटी छोड़कर डैश करेंगे। फिर है बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम एक खर्च है हमारा, लेकिन हमारा टिक मार्क भी दे रखा है तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में बीमा प्रीमियम दर्शाएंगे और एक लिटी छोड़कर डैश। फिर है भाड़ा पट्टा पर ली मशीनरी, हमारी मिल्कत है और समायोजन भी है, गर्भित समायोजन है तो एक लिटी छोड़कर डैश। स्टेशनरी छपाई खर्च, स्टेशनरी छपाई खर्च खर्च है एक प्रकार का, इसलिए डायरेक्ट सीधे बाहर लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। फिर है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, तो उसका फॉर्मेट हम तैयार कर लेंगे, पहले भी आपको बताया था। डूबत ऋण सत, तो डूबत ऋण सत में हमने 400, डूबत ऋण की हमेशा उधार बाकी होती है 400 दर्शाया। फिर डूबत ऋण स समायोजन में होगा तो एंट्री करेंगे, डूबत ऋण अनामत स एंट्री होगी तो करेंगे और डूबत ऋण अनामत सत, देखो ये अनामत दी है आपको और अनामत की हमेशा जमा बाकी होती है तो हमने दर्शा ली 2,000। फिर है आपका विज्ञापन खर्च जो लाभ हानि खाते में लिखा हमने 1200, मुसाफरी खर्च वो भी लाभ हानि खाते में उधार पक्ष में 800। फिर है व्यापार खाता, व्यापार खाता आपको ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ हमें व्यापार खाता बनाना नहीं था लेकिन समायोजन हमें 2 एंट्री ऐसी दी है जिसकी एंट्री हमें व्यापार खाते में ही करनी है, इसीलिए हमने सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाया। तो व्यापार खाते की जो बाकी दे रखी है हमने जमा पक्ष में लिख दी, व्यापार खाता 61,800। अब सबाना की लोन है तो वो आपका दायित्व है 60,000 और गर्भित भी है, इसको बाद में हम देख लेंगे, ब्याज वगैरह गिनना है। बट्टा अनामत है 760, तो वो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में इसकी एंट्री करेंगे। अब हमें करना है समायोजन, और समायोजन ये सारी एंट्री होने के बाद हम करेंगे समायोजन। समायोजन नंबर 1 देखेंगे। सलीम रुपये 4,000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया था परंतु उसका लेखा बही में किया गया नहीं है, मतलब वो 4,000 की माल ले गया, यानी एक प्रकार से उसने आहरण किया है लेकिन उसने लेखा उसका किया गया नहीं है, तो इसका लेखा हम चालू खाते में करेंगे कि हमने चालू खाता बनाया है। तो 31/3/17 लिखेंगे आहरण खाते और कौन ले गया है, सलीम लेके गया है, तो सलीम के कॉलम में लिखेंगे हम 4,000 और शबाना में कर देंगे डैश। एक एंट्री हमारी हो गई। दूसरी एंट्री हमें आहरण से गया माल खाते, आहरण तो हुआ पर आहरण से माल भी गया है तो उसकी एंट्री हम व्यापार खाते में करते हैं। किसी भी प्रकार का गया माल है तो जमा तरफ लिखा जाता है, या फिर ऐसा ना करना हो तो खरीदी में से उसको घटा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखें आहरण से गया माल जिसकी एंट्री है 4,000, या तो फिर ऐसा ना करना हो तो यहाँ खरीदी में से भी माइनस कर सकते हो। 2 एंट्री आपकी हो गई पूरी। अब दूसरा समायोजन है आपका। हिसाबी वर्ष के अंत में 8,000 की कीमत का माल खरीदा था परंतु बही में लिखना रह गया, मतलब खरीदी की है लेकिन उसकी एंट्री की नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी 8,000 और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे नहीं लिखी खरीदी की, एक एंट्री होगी व्यापार खाते में और इसकी दूसरी एंट्री होगी पक्की तलपट में लेनदारों में प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ हमने लेनदार बाहर रखा है लेकिन हमें इसको बाहर नहीं रखना था क्योंकि यही प्रकार का समायोजन था। लेनदार 24,000 और इसमें प्लस कर देंगे नहीं लिखी खरीदी, खरीदी है हमारी नहीं लिखी 8,000 जोड़ देंगे तो ये आएगा 32,000, यानी इसकी 2 एंट्री हुई। खरीदी बढ़ी तो खरीदी बढ़ी है तो हमारे लेनदार भी बढ़ जाएंगे और अगर बिक्री बढ़ती है तो हमारे देनदार बढ़ जाते हैं, यानी खरीदी से रिलेटेड लेनदार है और बिक्री से रिलेटेड देनदार है। उसके बाद है पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 400 है, पेशगी मतलब अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है
और बीमा प्रीमियम आपने लाभानी खाते में दर्शाया है, तो माइनस कर देंगे अग्रिम चुकाया या पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 400 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 2000 में से 400 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 1600। और इसकी दूसरी एंट्री आप दर्शाएंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम संपत्ति लेना में, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 400 रुपये। ये हो गया आपका तीसरा समायोजन कंप्लीट। फिर है आपका चौथा, देनदारों में से 800 का लेना अब वसूल नहीं होगा। मतलब देनदार में से आपको 800 वसूल नहीं होंगे, मतलब एक प्रकार से आपकी डूबत ऋण हो गई है। तो देनदार में से माइनस करेंगे डूबत ऋण, यानी इतनी रकम अब हमें मिलेगी नहीं, इतने रुपए हमारे डूब गए, तो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 36,000। और इसकी दूसरी एंट्री डूबत ऋण स में की जाएगी, डूबत ऋण स आएगा आपका 800। अब आपको दिया है देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत की गणना कीजिए, यानी 36,000 का 5% निकालेंगे डूबत ऋण अनामत, तो ये आएगी 1800। इसको माइनस करेंगे तो बाहर रकम आएगी 34,200। और इसकी दूसरी एंट्री डूबत ऋण अनामत स में की जाएगी, ये आएगा 1800। अब आगे आपको दिया है देनदारों पर बट्टा अनामत की अब जरूरत नहीं है, तो देनदारों पर बट्टा अनामत हमें गणना करनी नहीं। अगर करनी होती तो हम बट्टा अनामत का भी फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करते जो इसके जैसा होता, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बट्टा अनामत हमने लाभानी खाते के जमा पक्ष में दर्शा दिया है। अब प्लांट यंत्र पर 20% की दर से आपको घिसाई गिननी है, तो माइनस घिसाई करेंगे। प्लांट यंत्र पे 20%, 40,000 का 20% हो जाएगा आपका 8,000, माइनस कर देंगे इसको तो ये बाहर आएगा 32,000। और इसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते के उधार पक्ष में प्लांट यंत्र की घिसाई 8,000। इसी तरह फर्नीचर पर भी 5% घिसाई गिननी है, तो घिसाई माइनस करेंगे 5%, 10,000 का 5% हो जाएगा 500, जो माइनस करेंगे तो आएगा बाहर 9,500। और इसकी दूसरी एंट्री भी यहाँ पर देंगे हम लाभानी खाते के उधार पक्ष में फर्नीचर की घिसाई 500, यानी ये आपका हो गया कंप्लीट सारे समायोजन। अब बचा है हमारे पास गर्भित समायोजन, तो हम सबसे पहले गर्भित समायोजन चेक करेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ पे 2 गर्भित समायोजन है, एक भाड़ा पट्टा पर ली मशीनरी है, तो मशीनरी आपने 5 वर्ष के लिए ली है और 60,000, और 1/4/16 से शुरुआत की है आपने, तो 60,000 भागे 5 करेंगे तो आएगा 12,000। मतलब एक साल में हमको 12,000 अपलिखित करना है, तो अपलिखित भाड़ा पट्टा मशीनरी, तो ये हो जाएगी 12,000 माइनस करेंगे 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा बाहर 48,000। और इसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाड़ा पट्टा अपलिखित 12,000। अब दूसरी एंट्री आपकी सबाना की लोन 1/10/16 से 60,000 रुपये है, और जो हमने सबाना की लोन यहाँ पे दर्शाई है तो ब्याज भी इसका देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबाना की लोन का ब्याज 60,000 आपकी रकम है। टका आपको नहीं दे रखा है, टका ना दे रखा हो तो पहले भी मैंने आपको बताया था कितने टका लिया जाता है। आपको सवाल में टका की गिनती नहीं है, इसलिए 6% लिया जाता है, 6/100। और आपकी तारीख कितनी है 1/10/16 से, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल कितने मास हो गए 6 महीने, यानी 6/12। सबाना की लोन का ब्याज हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1,800 रुपये, यानी 1,800 रुपये हमें लोन पर ब्याज उसे चुकाना पड़ेगा। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ देंगे हम, सबाना की लोन की ब्याज की लाभानी खाते के उधार पक्ष में सबाना की लोन का ब्याज 1,800 रुपये, यहाँ लिखेंगे सबाना की लोन का ब्याज 1,800 रुपये। यानी अब आपका गर्भित समायोजन भी हो गया कंप्लीट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल हम करेंगे व्यापार खाते का सबसे पहले करेंगे 61,800 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा 65,800
65,800 में 65,800 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कीमत आएगी हमारी 57,800। ये आपका कहलाएगा सकल लाभ, 57,800। ये आएगा लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में सकल लाभ आपका 57,800। 57,800 प्लस 760 और इधर की एंट्री सारी देखेंगे, सारी बाहर हो जानी चाहिए। तो ये बाहर नहीं है, इसको बाहर निकालेंगे। 3,000 में से 2,000 जाएगा तो बाहर बचेगा आपका 1,000। और इसका टोटल करने पर सबसे ज़्यादा कीमत उधार साइड की आ रही है, इसलिए इसका उधार साइड का टोटल कितना होगा हमारा 65,100। और इसमें से जमा तरफ की एंट्री माइनस करेंगे तो आएगी आपकी शुद्ध हानि। हानि इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने उधार साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है और जमा साइड का कम है, इसलिए हानि आएगी। और हानि कितनी आएगी हमारी 6,540। और हमने इस सवाल में लाभ हानि वितरण खाता तैयार किया नहीं है, तो हम इसी हानि को इसी लाभ हानि खाते में ही बांट देंगे, क्योंकि हमें जो चालू खाते में अलग अलग दर्शाना पड़ता है सलीम और सबाना के लिए। तो शुद्ध हानि आपकी 6,540 आई, इसको सलीम और सबाना में हम बांट देंगे। और बांटने के लिए आपको सवाल में कुछ दिया गया नहीं है, इसीलिए हम इसको समान अनुपात यानी 1:1 में बांटेंगे 6540 को। तो ये आएगा 3,270 और दूसरे में भी आएगा 3,270। तो ये हो जाएगा 6540। अब इसकी डायरेक्ट एंट्री हम पहले तो हम इस हानि कहाँ लेकर जाते थे लाभ हानि वितरण खाते में, लेकिन यहाँ हमने लाभ हानि वितरण खाता बनाया नहीं क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में दी गई नहीं थी। इसलिए हम ये हानि को डायरेक्ट कहाँ लेकर जाएंगे, चालू खाते में। तो ये चालू खाते में हम दर्शा देंगे, हानि है इसीलिए उधार तरफ लिखा जाएगा 31,317 वितरण पात्र हानि लिख सकते हैं, आप शुद्ध हानि इसको भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 3,270 और 3,270। अब हम बंद करेंगे पूंजी खाता, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री है नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1,60,000 और 1,20,000। ये 1,60 और 1,20,000, 31,317 शेष आगे ले गए, वही का वही रकम ऊपर हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ पूंजी खाता है तो वही की वही चीज़ वापस। और इसकी दूसरी एंट्री पक्के तलपट में दर्शाएंगे। तो लास्ट की पूंजी हमारे पास सलीम की 1,60 और सबाना की 1,20,000। टोटल निकालेंगे बाहर 2,80,000। ये हो गया पूंजी खाता बंद। अब बंद करेंगे चालू खाता, और चालू खाते में देखेंगे हम कि किसकी एंट्री सबसे ज़्यादा है, किस तरफ की ज़्यादा है। तो सलीम में सबसे पहले देखेंगे तो सलीम में सबसे पहले ज़्यादा है जमा साइड का 40,000 रुपये। 40,000 में से 2 एंट्री माइनस करेंगे, 4,000 और 3,270। तो ये आएगा शेष आगे ले गए 4, 3, 7 यानी 7,270 माइनस करेंगे तो इसका 32,730 आएगा आपका डिफरेंस। और ये डिफरेंस उधार बाकी यानी जमा बाकी की तरफ से आया है, जमा बाकी है तो इसकी एंट्री डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे सलीम का चालू खाता। ये आएगा 32,370। इस तरह सबाना में सबसे ज़्यादा यहाँ कोई एंट्री ही नहीं है, तो ज़्यादा एंट्री कहाँ की होगी आपकी 13,270 उधार तरफ की। तो इसकी बाकी उधार आएगी 31,317, शेष आगे ले गए 13,270।
और इसको यहाँ पर लिखा जाएगा शबाना का चालू खाता 13,270। अब पक्की तलपट की एंट्री करेंगे। पक्की तलपट में एक बार चेक कर लेंगे कि सारी एंट्री हमारी बाहर है कि नहीं, कोई अंदर तो नहीं है। सारी एंट्री हमारी बाहर है। इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल आपका आएगा 4,06,530। और इसी तरह पक्की तलपट का संपत्ति लेना पक्ष का करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 4,06,530। ये सवाल आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। सलीम और शबाना का क्वेश्चन नंबर है 11।